तो ये हमारा गैसों के आचरण बिहेवियर ऑफ गैसेस फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 का आखिरी वीडियो है, अर्थात 25 नंबर वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे भैया चैप्टर कब खत्म होगा, तो इस वीडियो के साथ पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जितना भी कॉन्सेप्ट था हम दे चुके हैं, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको अच्छी तरीके से अपना प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग को थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन जितना था हम लोग जितने समीकरण था उस पर क्वेश्चन कर चुके हैं, मैक्स क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग अपने किताबों से प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो डाउट होगा उसको हमको बोलिएगा, हम उसको सॉल्व करा देंगे। आप लोग इस तरीके से करिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श गैस, वास्तविक गैस, आदर्श गैस का गुण क्या होता है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों का थ्योरी जो होता है उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने कुछ छोड़ के रखा है प्रीवियस वीडियो में 1 से 24 नंबर वीडियो में, ठीक है, तभी तक क्या कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से उसको कवर कर लो, जिससे हम लोग भी तुम लोग भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ सके, उसकी तरफ बढ़ सके, उसको कंप्लीट कर सके। तो कुछ छोड़ के रखा हो तो उसको पहले कंप्लीट कर लेना। उसके लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना है, वहाँ पे इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उसके थ्रू आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार करिए कब आएगा वीडियो, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना क्या आज के टॉपिक में, तो आदर्श गैस हम लोग पहले भी पढ़े थे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। आइडियल गैस, आदर्श गैस समीकरण में क्या होता था, चार्ल्स का नियम, बोल्स का नियम, गै-लुसाक का नियम, एवोगाड्रो का नियम, सबके नियम को मिला के हम लोग क्या बनाए थे, आदर्श गैस समीकरण बनाए थे। तो आदर्श गैस किसे कहते हैं, तो भैया ये तो आप पहले भी पढ़ाए थे। वे गैस जो चार्ल्स और बोल्स के नियमों का पालन करते हैं उसे आदर्श गैस कहते हैं। हाँ, वे गैस जो चार्ल्स और बोल्स के नियमों का पालन करते हैं उसके साथ साथ, ठीक है, गै-लुसाक और एवोगाड्रो के नियम का भी पालन करते हैं। भैया ये तो लिखाए नहीं थे उस समय, तुम लोग को नहीं पढ़ाए थे एवोगाड्रो और गै-लुसाक का, इसलिए हम लिखाए नहीं था। लेकिन अब आदर्श गैस का जो डेफिनेशन है, सही वाला डेफिनेशन है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। वो भी सही था, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिए, ये भी सही है। तुम ही बताओ आदर्श बच्चा कब कहलाएगा, जब सारे टीचरों का बात मानेगा तब ना आदर्श बच्चा कहलाएगा। 2 टीचर का बात मानेगा और सबका नहीं, उसके अलावा किसी का बात नहीं मानेगा तो वो आदर्श बच्चा कहलाएगा नहीं। उसी प्रकार आदर्श गैस कौन कहलाएगा, जो गैसों से संबंधित सारे नियमों को पालन करेगा वही क्या कहलाएगा, आदर्श गैस। तो अभी हम लोग 2 को लिखाए थे, 2 को और लिखा दिए, जितना भी गैस का नियम है उसका जो भी पालन करेगा वो क्या कहलाएगा, आदर्श गैस। तो वही तो यहाँ पे लिखा है, वो गैसें जो चार्ल्स, बोल्स, गै-लुसाक और एवोगाड्रो के नियम का पालन करती है उसे आदर्श गैस कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। आदर्श गैस PV=nRT समीकरण का पालन करती है। ये क्या है, आदर्श गैस समीकरण, ये क्या है, किसी गैस का दबाव, आयतन, मोल की संख्या, ठीक है। NR क्या है, 0.082 यूनिवर्सल गैस कोएफिशिएंट या सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, ठीक है, उस गैस का तापमान, ठीक है। तो जो आदर्श गैस होती है वो क्या करती है, PV=nRT समीकरण का पालन करती है। यहाँ पे तुम 4 चीज़ रखोगे तो उसका जो एक चीज़ बाकी है, 5वां चीज़ वो निकल जाएगा, इससे तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा आदर्श गैस किस समीकरण का पालन करती है, तो आराम से लिख देना आदर्श गैस जो होती है, आदर्श गैस समीकरण यानी PV=nRT समीकरण का पालन करती है, बस इस नियम के अनुसार वो चलती है। इसमें 4 चीज़ तुमको दिया रहेगा, 5वां चीज़ तुम इससे निकाल सकते हो उस गैस के लिए, अगर वो आदर्श गैस होगा तब, ठीक है। विश्व में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। दुनिया में कोई भी एक ऐसा गैस नहीं है जो आदर्श गैस है, ये सिर्फ कल्पना मात्र है। क्या है, कल्पना मात्र है कि ऐसा गैस होगा, इस नियम का स्वतंत्र खुद से पालन करेगा, ठीक है। लेकिन ये कल्पना है, इसको 11 में जाओगे तो और डेप्थ में पढ़ोगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही तुम्हारा काम आएगा कि आदर्श गैस किससे कहता है, आदर्श गैस किस समीकरण का पालन करते हैं, आदर्श गैस का उदाहरण दो। तो दुनिया में कोई एक ऐसा गैस है ही नहीं जो आदर्श गैस है खुद से PV=nRT का पालन करे, ठीक है। तो दुनिया में कैसी गैस पाई जाती है, तो दुनिया में वास्तविक जो सच में पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक, ठीक है। जो दुनिया में सच में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक। उसी प्रकार दुनिया में कैसी गैसें पाई जाती है, जो वास्तविक गैसें पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल गैस, REAL, रियल गैस। दुनिया में आदर्श गैस नहीं पाई जाती, दुनिया में कौन सी गैस पाई जाती है, वास्तविक गैसें पाई जाती है। वास्तविक गैस कहते हैं किसे, तो वे गैसें जो साधारणतः चार्ल्स, बोयल, गै-लुसाक और एवोगाड्रो के नियम का पालन नहीं करती है, परंतु नहीं करते, याद रखना, वे गैसें जो चार्ल्स, बोयल, एवोगाड्रो और गै-लुसाक के नियम का पालन नहीं करती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ये गैसें आदर्श गैस के जैसे व्यवहार करने
लगती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, रियल गैस या वास्तविक गैस कहते हैं। वे गैसें जो चार्ल्स बोयल्स के नियमों का पालन नहीं करती है, ठीक है, एवोगाड्रो और गै-लुसाक के नियमों का भी पालन नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक गैस कहते हैं। लेकिन उन वास्तविक गैसों को ही कुछ खास परिस्थितियों में हम लोग क्या बना देते हैं, आदर्श गैस के जैसा बिहेव करवा देते हैं, मतलब उनसे भी P=NRT समीकरण का पालन करवा देते हैं। भैया समझे नहीं? तो इसको साधारणतः हम पहले भी समझाया कि एक आदर्श बच्चा दुनिया में क्लास में कोई भी एक शरीफ बच्चा नहीं होगा, ठीक है, आदर्श बच्चा नहीं होगा। कि क्या करता है, कोई जो टीचर रहते हैं, हमारे जो शिक्षक रहते हैं या हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा मार पीट के, थोड़ा खास परिस्थिति में थोड़ा दबाव डाल के उसे क्या बनाता है, आदर्श बच्चा बना देते हैं। उसी प्रकार दुनिया में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। जो हमारी प्रकृति में जो रियल में गैसें पाई जाती है, उनको ही उनके आसपास की स्थितियों को, परिस्थितियों को चेंज करके उन्हें क्या बना देते हैं हम लोग, आदर्श गैस बना देते हैं, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे लिख दिए हैं। दुनिया में जितनी भी गैसें पाई जाती है वो क्या कहलाएगी, वास्तविक गैस कहलाएगी। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ठीक है, प्रकृति में पाई जाने वाली सभी गैसें, N2, ठीक है। पूछे क्या ये गैस आदर्श गैस, ये गैस आदर्श गैस है या वास्तविक गैस है? तो दुनिया में जितना भी गैस अभी आगे भी तुमको लिखाए हैं और आगे जितना भी लिखाएंगे, ठीक है। अभी तुम लोग 10th क्लास में समझ लो कि दुनिया में जितना भी गैस तुम्हारा सिलेबस में जितना भी लिखाएंगे ना, सब क्या है, वास्तविक गैस है। कोई भी खुद से आदर्श गैस यानी P=NRT का पालन नहीं करती है। कुछ खास परिस्थितियों में ये गैसें क्या करती है, आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करने लगती है, ठीक है। नोट डाल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डालो और लिख लो। क्या? कम दबाव या निम्न दबाव, ठीक है, लो प्रेशर, कम दबाव, निम्न दबाव या लो प्रेशर और उच्च दबाव, हाई टेम्परेचर पर वास्तविक गैस आदर्श गैस का जैसा व्यवहार करने लगती है, अर्थात आदर्श गैस समीकरण P=NRT का पालन करती है। बोलेगा वास्तविक गैस है आदर्श गैस समीकरण का यानी P=NRT का तो पालन करती है, लेकिन कुछ खास परिस्थिति जो लिखा है ना, कुछ खास परिस्थितियों में, वे खास परिस्थिति क्या है, तो गैस के आसपास का दबाव अगर कम हो और तापमान बहुत ज़्यादा हो तो कोई भी गैस वो किसके जैसा व्यवहार करने लगा, आदर्श गैस का जैसा व्यवहार करने लगेगा, यानी P=NRT समीकरण का पालन करने लगेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आदर्श गैस और वास्तविक गैस क्या है, उन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, उनका एग्जाम्पल क्या है और कुछ खास पॉइंट। अभी हम लोग देखेंगे आदर्श, हम जो वैज्ञानिकों ने बोला है कि ये गैसें जो होगी वो आदर्श गैस होगी, ठीक है। इस बच्चा को हम लोग आदर्श बच्चा बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे, उसका कुछ ना कुछ तो गुण होना चाहिए ना। जब ये क्राइटेरिया को जो भी बच्चा फॉलो कर दिया, मतलब अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, अच्छा होमवर्क करेगा, वो जो भी बच्चा करेगा उसको हम आदर्श बच्चा बोलेंगे। उसी प्रकार दुनिया की कौन सी ऐसे गैसें हैं जिनको आदर्श गैस बोल सकते हैं, अर्थात आदर्श गैस के क्या गुण है। अगर कोई ऐसा गैस होगा जो आदर्श गैस के गुण का पालन करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, आदर्श गैस बोलेंगे। तो ये पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग लिखाते हैं कि आदर्श गैस के क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, जिनको अगर कोई गैस पालन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श गैस कहलाएगा। तो इसको पहले लिख लो, फिर वो वाला लिखाते हैं। पहले इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये देखो हम लोग का कुछ खास पॉइंट है, ठीक है, कि आदर्श गैस के अणुओं का गुण लिखो। कोई दो गुण आपको लिखने बोल देगा, ठीक है, या फिर आदर्श गैस के अणुओं का गतिज सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपको बोल देगा, लिखने बोलेगा। दो को कोई भी बोल देगा कि आदर्श गैस के अणुओं का गति सिद्धांत कोई दो लिखे, ठीक है। तो आपको यहाँ 5 हम बता देंगे, लिखा देंगे, समझा देंगे। आप कोई भी दो को अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 या 3 आप लिख लीजिएगा वहाँ, ठीक है। तो देखिए, पर जो किसी कंटेनर में समझ लो आदर्श गैस लिए, क्या लिए, आदर्श गैस लिए, समझ लो कोई कंटेनर है, पात्र है, इसमें क्या लिए, आदर्श गैस लिए। ऐसा तो कोई गैस है नहीं, ठीक है, लेकिन समझ लो हम लिए, ठीक है। अब बोलेगा भैया है नहीं तो आप ले कैसे लिए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है कि ऐसा होगा तभी वो गैस क्या कहलाएगा, आदर्श गैस कहलाएगा। तो हम मान लिए यहाँ पे कोई आदर्श गैस है और उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। प्रत्येक गैस के अत्यंत छोटे कणों से बने होते हैं, जिसे अणु कहते हैं। ये तो सबको पता है, कोई भी पात्र में अगर गैस लिए हैं तो वो क्या होगा, अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना होगा, वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएंगे। एक ही प्रकार के अणुओं का गुण समान होते हैं और अलग अलग प्रकार के गैसों के अणुओं के गुण क्या होता है, असमान होते हैं। मतलब इस पात्र में समझ लो कोई आदर्श गैस है जिसको हम ए बोले, ये पात्र लिए, ठीक है। इस पात्र में गैस के क्या होंगे, छोटे छोटे अणु होंगे, उसमें कोई दूसरा आदर्श गैस है उसको हम बी बोले। तो इसमें जो गैस के अणु होंगे, इसमें जो गैस के अणु होंगे वो क्या होंगे, दोनों का गुण एक दूसरे से अलग होगा। लेकिन ये जो एक पात्र है इसमें सब एक ही प्रकार के गैस, एक ही प्रकार के गैस के अणु होंगे, ठीक है। इसका गुण
इसका गुण, इसका गुण, जितने भी अणु होंगे सबका गुण क्या होंगे, सेम होगा। लेकिन ये जो आदर्श गैस है, दूसरा कोई आदर्श गैस है, उसके गैस के अणुओं का जो गुण होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा। ठीक है, कंटेनर के अंदर गैस के अणु की गति बहुत अधिक होती है, ये अनियमित गति करते हैं। किसी पात्र में अगर आदर्श गैस तुम लोगे ना तो उसमें जो ये कंटेनर कहलाएगा, पात्र माने कंटेनर। ठीक है, इसमें आदर्श गैस क्या करेंगे, वो घूमेंगे इधर उधर इधर उधर घूमते रहेंगे, बहुत तीव्र गति से क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं, ये क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। और अनियमित, अनियमित में टेढ़े मेढ़े, ऐसे 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 जिग जैग मोशन, इसको 11 में पढ़ोगे, जिग जैग मोशन। ठीक है, मतलब टेढ़े मेढ़े रूप में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। समझ लो ये पात्र है तो यहाँ से गैस के अणु ऐसे 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 बहुत तीव्र गति से क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। किसके अंदर, कंटेनर के अंदर घूमते रहते हैं। किसके अणु, आदर्श गैस के अणु। ठीक है, गैस के अणु एक दूसरे पर आकर्षण, विकर्षण या किसी अन्य प्रकार के बल का प्रयोग नहीं करते। जो आदर्श गैस के जो अणु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, समझ लो ये गैस का अणु है, कोई दूसरा, ये समझ लो ये गैस का अणु है, कोई दूसरा गैस का अणु। यहाँ पे बताते हैं बड़ा सा, कोई पात्र है, ठीक है, इसमें ये इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, हर क्या, जितने भी अणु है क्या क्या अलग अलग दिशाओं में बहुत तीव्र गति से क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में घूमते रहते हैं। ये जो गैस के अणु है और ये जो गैस के अणु, ये एक दूसरे पे किसी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं करेगा। बल का प्रयोग करना मतलब ना अपनी तरफ खींचेगा ना उसकी तरफ जाएगा। बल समझते हो, जैसे होता है चुम्बक, एक चुम्बक दूसरा चुम्बक नॉर्थ पोल साउथ पोल लाओगे तो वो दूसरे को एक दूसरे को खींच लेगा। ठीक है, या फिर एक दूसरे से दूर भाग जाएगा। तो हम बोलेंगे ये चुम्बक उस पर क्या कर रहा है, बल का प्रयोग कर रहा है। जैसे पृथ्वी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है, तो हम बोलेंगे पृथ्वी क्या करती है, किसी भी चीज़ को खींचने के लिए बल का प्रयोग करती है। लेकिन ये जो आदर्श गैस, जो भी आदर्श गैस होंगे, उसके जो अणु होंगे ना, वो एक दूसरे पर किसी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब ये ना इसको खींचेगा, ये ना इसको खींचेगा, ये ना उसकी तरफ आकर्षित होगा, वो ना उसकी तरफ आकर्षित होंगे। इन चीज़ों को याद रखना, थियोरिटिकल चीज़ें हैं थोड़ी। ठीक है, 11-12 में इसका एक्सप्लेनेशन आपको आराम से मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। अभी हम लोग के 10 लेवल पे जितना पढ़ाया जाता है या जितनी ज़रूरी है, ठीक है, उससे हम ज़्यादा ही करवा चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद करना, जितना हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तुम्हारे लेवल पे, क्योंकि तुमको उतना मैंने मॉलिक्यूल्स या अणु का जो जानकारी है उतना है नहीं। ठीक है, तो जितना तुम्हारे लेवल पर बेस्ट होगा वो हम तुमको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई पात्र ले जिसमें समझ लो कोई आदर्श गैस है, तो आदर्श गैस के अणु क्या करेंगे, जिगजैग मोशन, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में क्या कर रहे हैं, घूमते रहेंगे पात्र के अंदर ही। ठीक है, और एक गैस का अणु दूसरे गैस के अणु पर किसी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही वो आकर्षण बल होगा। ठीक है, कहाँ लिखे हैं, हाँ, ना ही वो आकर्षण बल होगा, ना ही वो विकर्षण बल होगा। आकर्षण बल जैसे चुम्बक लेते हैं, चुम्बक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेते हैं तो एक दूसरे की तरफ खींचा आ जाता है, एक दूसरे में सट जाता है, तब बोलेंगे वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है। और विकर्षण बल क्या होता है, जब एक दूसरे से दूर भागेगा, तो ये ना इस पर आकर्षण बल का प्रयोग करेगा, मतलब ना अपनी तरफ खींचेगा ना इसको अपने से दूर भगाएगा। किसी भी प्रकार का बल का प्रयोग आदर्श गैस के अणु एक दूसरे पर नहीं करते हैं। ठीक है, अनियमित तीव्र गति के कारण गैस के अणु एक दूसरे से तथा कंटेनर की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे गैसीय दबाव की उत्पत्ति होता है। ये पहले भी बता चुके हैं। जो आदर्श गैस के अणु होते हैं ये क्या करते हैं, इससे टकराएंगे, बहुत तीव्र गति से जा रहा है, तीव्र गति से जाएगा तो इस पर टकराएगा। ठीक है, फिर जाकर दीवार से टकराएगा। जब ये एक दूसरे से टकराते हैं या दीवारों से टकराते हैं तो अंदर में क्या होता है, एक दबाव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं गैसीय दबाव। ठीक है, तो ये सब भी याद रखना, परिभाषा पूछे। गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन के तुलना में नग्न माना गया है। समझ लो पूरा गैस का जो आयतन है, इसमें कोई पात्र है जिसमें आदर्श गैस भरा है और उसका आयतन समझ लो 1 लीटर 2 लीटर जो भी है, आयतन तो मान सकते हो 1 लीटर 2 लीटर। अब उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे गैस होंगे, छोटे छोटे गैस के क्या होंगे, अणु होंगे। तो गैस का जो अणु है उसका कुछ ना कुछ आयतन होना चाहिए ना। तो बोले बहुत छोटा है लेकिन कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने बोला है कि जो आदर्श गैस होंगे ना उनका आयतन जो होगा ना इस पूरे गैस की तुलना में नग्न है, जीरो है। नग्न मतलब जीरो, कुछ नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये बहुत छोटा, इतना छोटा होगा कि उसको नग्न माना गया है। बोला गया है कि आदर्श गैस का जो आयतन होगा पूरे गैस की तुलना में, ठीक है, वो क्या है, नग्न है। आदर्श गैस के अणुओं का आयतन, सॉरी, आदर्श गैस का एक अणु लोगे ना उसका कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा ना, वो पूरी गैस की तुलना में क्या होगा, नग्न होगा। पूरा गैस समझ लो इतना स्थान घेरा है तो आदर्श गैस इतनी सा स्थान घेरेगा। मतलब इसके कंपैरिजन में अगर पूरे गैस का यहाँ से पूरा गैस जितना स्थान घेरेगा ना और एक अणु आदर्श गैस का एक अणु जितना स्थान घेरेगा ना, मतलब जो उसका आयतन होगा ना वो पूरे गैस के आयतन की तुलना में क्या माना गया है, नग्न, जीरो माना गया है। ठीक है, किसका आयतन जीरो माना गया है,
ध्यान से समझना, ठीक है। पूरा गैस है, इसमें क्या आदर्श गैस है, उसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। जितना भी आयतन होगा अंदर में क्या है, गैस का अणु है, उसका भी कुछ ना कुछ आयतन होगा, ठीक है। तो गैस का जो अणु है, आदर्श गैस का जो अणु का आयतन है ना, पूरी गैस के आयतन की तुलना में क्या माना गया है, नग्न माना गया है। नग्न मतलब जीरो, नेग्लिजिबल, कुछ नहीं, समाप्त। तो ये 5 पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद रखना, ठीक है। कुछ थ्योरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हो सके आपके दिमाग के ऊपर जाए, लेकिन इसको याद करने की अच्छे से कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है पूरा 11 में जाइएगा तो आपको वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अभी 5 पॉइंट अच्छे से याद करके इसको रखिएगा। आदर्श गैस के अणुओं का गति सिद्धांत पूछेगा, कोई 3 पूछेगा तो आप कोई भी 3 यहाँ पे लिख दीजिए, कोई 3 4 लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई ये आदर्श गैस के गुण है, ठीक है। अब दुनिया में कैसी गैसें पाई जाती है, वास्तविक गैस, तो हमको देखना था कि जो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है ये वास्तविक गैस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का इन नियमों के अनुसार हम लोग देखेंगे। अगर ये नियमों का पालन कर रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या दुनिया का कोई भी गैस, तो आदर्श गैस होगा, और नहीं कर रहा है तो आदर्श गैस नहीं होगा। तो यहाँ से हमको पता चला क्या कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस के मध्य अंतर क्या है, ये पूछ सकता है, या आदर्श गैस के आचरण से वास्तविक गैसों का विचरण, मतलब कोई जो वास्तविक गैस होती है वो आदर्श गैस नहीं होती है, आदर्श गैस नहीं होती है, ठीक है। तो क्या इन दोनों में बेसिक अंतर है कि कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार नहीं करती या उसके जैसा नहीं होती। क्या अंतर है देखिए, इसको भी आराम से समझें। वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, परंतु आदर्श गैस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है। जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, समझ लो एक पात्र, ठीक है, एक पात्र में समझ लो नाइट्रोजन कैसा गैस है, वो वास्तविक गैस है, ठीक है। और कोई दूसरा पात्र लिए, ठीक है, जिसमें कोई एक आदर्श गैस होगा, ठीक है। लेकिन हमको पता है ये गैस के अणु होंगे, इसमें भी गैस के क्या होंगे, अणु होंगे, ठीक है। ये एक दूसरे पे आकर्षण बल का प्रयोग करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया हमारे प्रकृति में, नेचर में, तो देखा गया जो वास्तविक गैस होते हैं, किसी पात्र में कोई वास्तविक गैस रख दोगे तो उसके जो गैस के अणु है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन हमको पता है आदर्श गैस जो होते हैं उसके अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, मतलब उस पर किसी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस का जैसा व्यवहार नहीं करती। क्यों? क्योंकि भाई इसके जैसा व्यवहार करने के लिए इसके अणुओं के मध्य क्या लगना चाहिए, कोई ना कोई बल लगना चाहिए, किसी न किसी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब ओरिजिनल में हम लोग देखा गया तो गैस के अणु, जो वास्तविक गैस के अणु है, उनके मध्य क्या लग रहा है, किसी न किसी प्रकार का आकर्षण बल लग रहा है। लेकिन हमको पता आदर्श गैस का अणुओं के मध्य किसी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं होता, ना आकर्षण, ना विकर्षण, ना अन्य किसी प्रकार के बल का प्रयोग होता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या अंतर है। एक्सपेरिमेंटली जब ये देखा गया, वास्तविक गैस का एक अणु का आयतन नग्न नहीं होता है, परंतु आदर्श गैस के एक अणु का आयतन पूरे गैस के आयतन की तुलना में नग्न माना गया है, ठीक है। जब वास्तविक गैस होता है उसका एक अणु का आयतन पूरे गैस की तुलना में नग्न नहीं माना गया है, जीरो नहीं माना गया, कुछ न कुछ माना गया है। लेकिन जो वास्तविक गैस है, साइंटिस्टों ने बोल दिया कि जो वास्तविक गैस होगा उसका जो एक अणु का आयतन पूरी गैस की तुलना में, पूरे आदर्श गैस के आयतन की तुलना में क्या है, नग्न है, जीरो है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब ये देखा गया प्रैक्टिकल, तो पूरे गैस का जो आयतन है और एक अणु का आयतन वो बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कोई भी जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस नहीं है। क्यों? क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का प्रयोग होता है। इसका जो आयतन है पूरे गैस की तुलना में अणुओं का आयतन शून्य माना गया है। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब हम लोग देखे हैं लैब में, तो वहाँ पे माना गया, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि वास्तविक गैस का जो पूरा एक कंटेनर में पूरा गैस लिए हैं, ठीक है, और उसका जो आयतन है और उसका अणु का एक अणु का आयतन निकाले ना, तो कुछ ना कुछ है, ठीक है, बहुत कम है, एक अणु का आयतन बहुत है, पूरी गैस की तुलना में बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ है। इसलिए कोई भी वास्तविक गैस क्या होती है, आदर्श गैस नहीं होती। उन दोनों में क्या बेसिक अंतर है ये आपको यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। कुछ चीज़ें होगी जो तुम्हारे दिमाग से जाएगी ऊपर, ठीक है, लेकिन एक बार तुम लोग याद कर लेना, तुमको ये सब चीज़ें नंबर दिला के रहेगी। प्रीवियस ईयर में ये सब चीज़ें आ चुके हैं, ठीक है। तो हम जितना समझाना था इसको अच्छी तरीके से समझा दिए। तो इसको तुम लोग अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। अभी भी कुछ अगर डाउट होगा तो ऐसा नहीं कि भैया समझा दिया अब नहीं समझाएंगे, अगर कुछ अभी भी डाउट होगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है, जो तुम हमसे पूछना कमेंट में, हम तुमको वहाँ रिप्लाई देने का या अलग वीडियो से बनाकर तुमको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना नोट डाउन कर लो, जितना समझाना था समझा दिए, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद थोड़ा सा और लिखा था, पहले इसको नोट डाउन करो तुम लोग।
अब देखो ये हम लोग का टॉपिक जो है क्या है, विसरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो विसरण पढ़ते हैं। जब दो अक्रियाशील गैसें एक दूसरे के संपर्क में आती है तो ये आपस में मिलकर एक मिश्रण बनाती है। गैसों के इस प्रवृत्ति को विसरण कहते हैं, ठीक है। क्या करती है, जब दो अक्रियाशील गैसें एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके अणु एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, क्रिया नहीं करते, और वो क्या बना देती है, एक मिश्रण का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। गैसों का जो ये प्रकृति है, ठीक है, इसे बोलते हैं विसरण या डिफ्यूजन बोलते हैं। भैया समझ नहीं है, ठीक है। तो पहले समझ लो मिश्रण किसे कहते हैं। जैसे चीनी लिए, पानी लिए, एक दूसरे में मिला दिए, तो वो जो चीज़ बनेगा वो क्या होगा, चीनी या पानी का घोल बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। दोनों को मिला के बना है, ठीक है। समझ में आ गया। उसी प्रकार क्या होता है, समझ लो एक पात्र जिसमें इस प्रकार के गैस के अणु है, कोई दूसरा गैस है, ये पात्र जिसमें किसी दूसरे प्रकार के गैस के अणु है। इस पात्र में जितने भी गैस है उनके अणुओं के गुण क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। अभी हम लोग पढ़े, इस पात्र में कोई दूसरा गैस है तो उसके अणुओं के गुण एक दूसरे से क्या होंगे, सेम होंगे, मेल खाएंगे, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों अक्रियाशील क्या होता है भैया, लेकिन देखो थर्ड चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, रिएक्शन करना जब सिखाएंगे तो समझ लो कोई एक गैस है, कोई दूसरा गैस है, जब ये दोनों क्रियाशील होते हैं तो किसी तीसरे चीज़ का निर्माण कर देते हैं। एक दूसरे से मिलकर क्या बनते हैं, किसी तीसरे चीज़ का निर्माण कर देती है। कोई एक गैस है, कोई दूसरा गैस है, दोनों को एक दूसरे में जब मिलाया जाता है ना, किसी तीसरे चीज़ का निर्माण हो जाता है। मतलब इसके अणु गैस है, मतलब क्या अणु होंगे, इसके अणु एक दूसरे के साथ मिलकर कोई अलग प्रकार का अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये होता है तुम्हारा रिएक्शन होता है। इसको कब पढ़ाएंगे, थर्ड चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, केमिस्ट्री, ठीक है। अगला वीडियो वही आएगा, ठीक है। तो वहाँ से तुमको बेसिक से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वहाँ से हम तुमको रिएक्शन करना भी सिखाएंगे कि तुमको रिएक्शन भी आ जाए। जितना 10 लेवल पे काम आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ही सिखा देंगे तुमको हम, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। अभी समझ लो इतना कि इसके अणु होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से मिलकर किसी अलग प्रकार के अणु का निर्माण करेंगे। ये अणु का गुण इस अणु के गुण और इस अणु के गुण से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। जब दो क्रियाशील गैसें एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों के अणु आपस में क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं और किसी अलग प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन विसरण क्या होता है, विसरण में दो अक्रियाशील गैसें मतलब ऐसे गैसें जिसके अणु एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे से जिनका मेल नहीं खाता, मन मुटाव है, समझ लो, दोनों से नहीं मिलेगा, दोनों क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, उसे बोलेंगे अक्रियाशील गैस है, ठीक है। तो इसका अणु आएगा तो इसका एक अणु ऐसे रहेगा, इसका एक अणु ऐसे रहेगा, ठीक है, अणु ऐसे रहेंगे, फिर इसका एक अणु ऐसे रहेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, दोनों क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, समझ लो, ऐसे समझ लो, दोनों क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। अब पास पास रहेंगे तो इधर पूरा क्या भर जाएगा, इस गैस के अणु एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे मतलब क्या, दोनों पास पास रहेंगे, एक दूसरे का गुण दोनों में नहीं मिलेगा, ठीक है। और दोनों मिल के क्या बनाएंगे, एक मिश्रण बनाएंगे। जैसे शरबत क्या होता है, चीनी या पानी का मिश्रण होता है, ठीक है। उसी प्रकार ये दोनों गैसें भी क्या होंगे, इस गैस के अणु एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन पास पास आ जाएंगे। तो इस पूरे कंटेनर में इस गैस का भी गुण, इस गैस के जो अणुओं का गुण है वो भी है और इस गैस के अणुओं का भी गुण है। लेकिन अगर ये दोनों क्रियाशील रहता है ना तो दोनों एक दूसरे से मिल जाता है, किसी अन्य प्रकार के अणु का निर्माण करते, जिसमें किसी इन दोनों के गुण से अलग गुण होता है। लेकिन जब दो अक्रियाशील गैसें एक दूसरे से मिलती है तो इस गैस का अणु समझ लो कोई पात्र लिए जिसमें इस गैस के अणु लिए और दोनों अक्रियाशील मतलब दोनों एक दूसरे से मिलकर किसी तीसरे अणु का निर्माण नहीं करेगी। तो इस पात्र में इस गैस के अणुओं का गुण रहेगा और इस पात्र में इस गैस के अणुओं का भी गुण रहेगा। तो ये जो गैसों का एक नेचर है, प्रकृति है, इस प्रकृति को हम क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। समझ में आया। ये क्या होगा, इसमें इस गैस के अणुओं का गुण रहेगा, इस गैस के अणुओं का भी गुण रहेगा। लेकिन अगर ये क्रियाशील गैस होता है तो इसका भी गुण नहीं रहता, इसका भी गुण नहीं रहता, कोई तीसरा प्रकार के अणुओं का गुण इसमें आ जाता है। इतना भी समझ लो, ठीक है। तो जब दो अक्रियाशील गैसें एक दूसरे के संपर्क में आती है तो ये आपस में मिलकर एक मिश्रण बनाती है। देखो आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक मिश्रण बनाती है। गैसों के इस प्रवृत्ति को विसरण कहते हैं, गैसों के इस प्रवृत्ति को डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं, जिसमें गैस के अणु एक दूसरे से रिएक्ट करके तीसरा गैस नहीं बनाता। एक गैस का अणु दूसरा गैस का अणु, फिर एक गैस का अणु दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के पास पास रह जाते हैं, पूरा हवा में फैल जाते हैं, ठीक है। जिसमें हवा में क्या होता है, जिस पात्र में ये जाते हैं, ये जहाँ भी
जाते हैं उसमें इस गैस के अणुओं का गुण भी रहता है, इस गैस के अणुओं का भी गुण रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। विसरण का सबसे अच्छा उदाहरण है इत्र का हवा में मिलना। जैसे हम लोग इत्र परफ्यूम मारते हैं तो उसमें क्या आता है? गैस के अणु निकलते हैं, गैस के अणु क्या होता है? पूरे हवा में मिल जाते हैं, ठीक है। तो हवा में भी जो कंटेनर जो परफ्यूम का डिब्बा था उसमें क्या था? गैस के अणु थे, उनका जो गुण है वो क्या है? सुगंध, अलग टाइप का गुण है, थोड़ा सुगंध वाला गुण है, ठीक है। और वो क्या करते हैं? साधारण जो यहाँ हवाएं पाए जाते हैं उसके साथ मिल जाते हैं, एक मिश्रण का तैयार करते हैं जिसमें हवा में हमको क्या आता है? सुगंध भी आता है और हम लोग सांस भी ले पाते हैं। तो दोनों गैस के अणुओं का गुण क्या होता है? हवा में फैल जाता है। तो गैसों का ये जो गुण है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से डेफिनेशन पूछेगा तो इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। इसको मिटा दे, समझा दिए। ये हो गया। अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, क्या कि 28 ग्राम नाइट्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन का एसटीपी पर आयतन समान होगा क्या? आयतन समान होगा क्या? ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन में पूछेगा। 28 ग्राम एक पात्र है, ठीक है, उसको एसटीपी पे रख दिए, ठीक है। इसमें क्या है? नाइट्रोजन गैस है, क्या है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। और इसमें क्या है? 28 ग्राम नाइट्रोजन डालें। कितना ग्राम डालें? 28 ग्राम नाइट्रोजन डाले हैं। फिर बोलेंगे एक दूसरा पात्र लिए, उसको भी कहाँ रख दिए? एसटीपी पे रख दिए, एसटीपी पे रख दिए और उसमें क्या रखे? 32 ग्राम ऑक्सीजन रख दिए। क्या रख दिए? 32 ग्राम ऑक्सीजन रख दिए। तो एसटीपी पर 28 ग्राम क्या रखे? नाइट्रोजन गैस रखे और एसटीपी पर 32 ग्राम क्या रखे? ऑक्सीजन गैस रखे। तो बोलेगा क्या दोनों का अणु जो आयतन होगा गैस के द्वारा, गैस के अणुओं के द्वारा जो आयतन पूरा कंटेनर में घेरा गया होगा वो दोनों क्या समान होगा, ठीक है। तो भैया इसमें एक मार्क्स का क्वेश्चन में दिया है, इसमें हम लोग क्या करें? तो इसमें तुम PV = nRT यहाँ पे बैठा सकते हो। PV = nRT यहाँ पे कैसे बैठाएगा? ठीक है, 28 W दिया है तुमको, M तुमको पता है नाइट्रोजन के लिए, उसको PV = nRT करके लिखिएगा। तो V जो भी आएगा, यहाँ जो भी V आएगा, ठीक है, दोनों को कंपेयर करेगा, दोनों का सेम आया तो क्या होगा? आयतन समान होता है और सेम नहीं आया तो आयतन क्या होता है? असमान होता है। लेकिन वो ना करके तुम सिंपल सा कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सा एवोगाड्रो का नियम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर सकते हो? ठीक है, समझ लो यहाँ पे क्या है? 28 ग्राम क्या है? नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है? 32 ग्राम ऑक्सीजन है। दोनों क्या है? एसटीपी पर। एसटीपी मतलब दोनों के आसपास का तापमान और दबाव क्या है? सेम है। अगर कोई गैस, दो अलग अलग गैस है और दोनों के आसपास का तापमान और दबाव क्या है? सेम है, और अगर अणुओं की संख्या भी या फिर मोल की संख्या दोनों में सेम हो जाए तो आयतन भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर दोनों में अणुओं की संख्या निकाल लो या मोल की संख्या, यहाँ जितना मोल है यहाँ जितना मोल है, अगर दोनों सेम हो जाए तो इसका आयतन भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये तो सिंपल सा पता है। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना मोल होता है? तो कैसे निकालें? N = W/m, ठीक है। 28 ग्राम मतलब 28, इसका मोलिकुलर वेट कितना? ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है उसका अनुभार कितना होता है? 28। तो ये कितना मोल बोलना चाहता है? 1 मोल बोलना चाहता है। 1 मोल नाइट्रोजन गैस एसटीपी पे रखे, ठीक है, और ये कितना मोल होगा बताओ? ये कि N = क्या होता है? 32 W/m। W कितना ऑक्सीजन, कितना ग्राम ऑक्सीजन दिया है? 32, ठीक है, और इसका अनुभार भी कितना होता है? 32, मतलब ये भी कितना दिया? 1 मोल। अब तुमको पता है एसटीपी पर अगर दो अलग अलग गैसें हैं, ठीक है, लेकिन एसटीपी पर दोनों गैस का यहाँ तापमान जो है, यहाँ तापमान भी सेम है, यहाँ दबाव जो है, यहाँ दबाव भी सेम है, क्योंकि दोनों एसटीपी पे है, ठीक है। अगर इसका 1 मोल लिए, इसका भी 1 मोल लिए तो दोनों का आयतन क्या होगा? समान होगा। दोनों का आयतन भी समान होगा, दोनों का अणुओं की संख्या भी क्या होगा? समान होगा। इसमें अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23, इसमें अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23, ये होगा। ये समझ में आया? कैसे निकालोगे तुम लोग? इसको मिटा दें हम लोग। तो अगर पूछेगा 28 ग्राम N2 और 32 ग्राम O2 का एसटीपी पर आयतन समान होगा तो होगा, या बोल देगा एसटीपी ना बोल के बोलेगा समान दबाव और तापमान पे। यहाँ जितना तापमान है, यहाँ जितना दबाव है, यहाँ जितना तापमान है, इतना दबाव है। तो दोनों का, अगर दोनों के आसपास का तापमान दबाव, इसका गैस का आसपास का तापमान और दबाव दोनों का सेम रहा तो अगर अणुओं की संख्या या मोल की संख्या सेम है तो आयतन भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो इसको मिटा के एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। ये सब हम पहले करवा चुके हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक अब तुम लोग खुद से करना, ठीक है। एक क्या करना? खुद से करना। समान दबाव और
तापमान पर 14 ग्राम नाइट्रोजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन क्या समान होगा। इसको पी वी इक्वल टू एनआरटी से भी कर सकता है। पी वी यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 ग्राम सॉरी यहाँ से नहीं कर सकता, अगर एसटीपी दिया रहता तब कर सकता था, ठीक है। एसटीपी दिया रहता तब ना, तापमान और दबाव दिया रहता तब तुम कर सकता था। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो हम कैसे करेंगे, एक पात्र लेंगे जिसमें हम समझ लेंगे इसका आसपास का तापमान टी है, प्रेशर क्या है, पी है। एसटीपी पे नहीं दिया है, जो भी तापमान उसको टी मान लिए, प्रेशर पी लिए, ठीक है। कोई दूसरा पात्र लिए, उसके आसपास का भी तापमान क्या मान लिए, टी मान लिए, प्रेशर क्या मान लिए, पी मान लिए, ठीक है। बोला समान तापमान और दबाव पर, यहाँ जितना तापमान दबाव है यहाँ भी उतना ही दबाव और तापमान है, बोल दिया है समान दबाव और दबाव पर। और ये दोनों अलग रहता, अगर अणुओं की संख्या भी समान रहता तो आयतन समान नहीं होता, ठीक है। ये तो तुमको पता ही है, एवोगाड्रो का नियम पढ़ाए थे, ठीक है। 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो एन इक्वल टू क्या होता है, W/m इक्वल W/m 14/में 28 होता है। 28 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है उसका अनुभार क्या होता है, 28 होता है। ये कितना हो जाएगा, आधा मोल, क्या हो जाएगा, आधा मोल, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब W/m लिखेंगे, इसके लिए भी W कितना है, 1 हाइड्रोजन के लिए उसका अनुभार कितना आता है, 2, तो क्या होगा, आधा मोल हो जाएगा, ये भी आधा मोल हो जाएगा। मतलब यहाँ तापमान टी है, यहाँ भी तापमान टी है, यहाँ भी दबाव पी है, यहाँ दबाव पी है। इसमें इस पात्र में नाइट्रोजन के अणु है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, लेकिन उसका कितना मोल लिया है नाइट्रोजन गैस, 1 आधा मोल लिया है, ठीक है। और इस पात्र में ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ठीक है, वो भी कितना मोल लिया है, वो भी आधा मोल लिया है। तो हमको पता है समान तापमान और दबाव पर अगर गैसों के अणुओं की संख्या या मोल की संख्या समान है तो इसका भी आयतन जो होगा इसका भी आयतन क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ तुमको इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। एक और करवा देते, ठीक है। यहाँ पे समान दबाव और तापमान दे देगा या फिर डायरेक्ट एसटीपी दे देगा। एसटीपी मतलब यहाँ जितना प्रेशर होगा तापमान होगा, यहाँ भी प्रेशर और तापमान क्या होगा, सेम होगा। एसटीपी का कुछ वैल्यू रहता है और ये तुमको मान लेना पड़ेगा, बस ऐसे मिटा दे, इसको मिटा दीजिए भैया। कोई भी गैस का ले, कोई भी 2 गैस 3 गैस कोई भी ले सकते हो, सबका मोल संख्या निकाल लेना, ठीक है। समान तापमान दबाव बोलेगा तो सबका मोल की संख्या निकाल लेना, मोल की संख्या सबका समान होगा तो आयतन क्या होगा, सबका समान होगा। जैसे हम यहाँ बोले 28 2 6 28 2 3 ये 2 कर लो 6 4 5 56 ग्राम नाइट्रोजन, ये तो 5 ग्राम है, 56 ग्राम नाइट्रोजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन क्या समान होगा, समान तापमान और दबाव पर। मतलब एक पात्र लिए, ठीक है, पात्र लिए, ठीक है, और पात्र के आसपास का तापमान टी, प्रेशर पी रखे। कोई दूसरा पात्र लिए, ठीक है, उसके आसपास का तापमान टी, प्रेशर पी। ये एवोगाड्रो का नियम वाला सवाल है, ठीक है, उसी टाइप का सवाल है, ठीक है, उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे क्या लिया, 56 ग्राम नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या लिए, 56 ग्राम नाइट्रोजन लिया, यहाँ पे क्या लिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन लिए, ठीक है। तो इसका मोल निकालते हैं, इसमें कितना मोल हो गया, नाइट्रोजन का कितना मोल होगा, तो W/m करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 डिवाइड बाई ये तुम इसको 8 ले लो, ठीक है, तब सवाल थोड़ा अच्छा बनेगा। 8 है, 56 डिवाइड बाई 28 करें तो कितना आएगा, 2 मोल आएगा। कितना मोल आएगा, 2 मोल आएगा, ठीक है। इसको करो, इसको 8 ले लो थोड़ा, एन इसके लो क्या होगा, W/m नाइट्रोजन का जो मात्रा दिया वो कितना दिया, 8 ग्राम हाइड्रोजन बोला था 8, और हाइड्रोजन का जो अनुभार होता है कितना होता है, 2, ये कितना हो जाएगा, 4 मोल, कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको पता है इस गैस का आसपास का तापमान कितना है, टी, इस गैस के आसपास का तापमान टी है, प्रेशर क्या है, पी, इस गैस के आसपास का प्रेशर भी क्या है, पी है, ठीक है। इसमें मोल के अणुओं की संख्या या मोल की संख्या कितना है, 2 मोल, इसमें मोल की संख्या कितना है, 4 मोल। तो हमको पता है अगर 2 गैस है, दोनों का आसपास का तापमान और दबाव क्या हो, सेम हो, अगर दोनों में अणुओं की संख्या या मोल की संख्या समान हो तभी आयतन क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे देखो ये और ये दोनों क्या अलग अलग है, तो इसका आयतन जो भी होगा इसका आयतन वो नहीं होगा। इसका आयतन अगर 10 होगा तो इसका आयतन 10 नहीं होगा, 20 होगा, 30 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होगा। इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। एक सवाल तुमको हम दे देते हैं जिसको तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना, और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो हमको फिर से बोलना, हम तुमको समझा देंगे। एक सवाल और दे देते हैं, ठीक है।
अणुओं की संख्या भी पूछ देता है, अणुओं की संख्या क्या समान होगा, तो मोल निकाल लेना। अगर 2 मोल होगा तो 2 मोल में अणुओं की संख्या कितना होगा, 2 × 6.023 × 10⁻23। इसमें भी 2 मोल होगा तो 6.023 × 10⁻23 × 2, तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये अगर 2 मोल होगा, 3 मोल होगा तो अणुओं की संख्या असमान होगा, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, समान दबाव और तापमान पर 320 ग्राम ऑक्सीजन और 60 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन क्या समान होगा, ये तुम लोग खुद से निकाल लेना। ठीक है, और हमको कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसों के आचरण है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पूरा 1 से लेकर 25 नंबर वीडियो में डेप्थ में हम लोग जा चुके हैं। जितनी अच्छी तरीके से ये चैप्टर था खत्म करने का, उससे भी अच्छी तरीके से हम लोग कर चुके हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो तुमको हम अभी नहीं समझा। जब एक बार और रिविजन करेंगे ना, तो हो सके वो चीज़ें हम तुमको समझा दें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोग अभी इसका नोट्स बना लेना, 25 को वीडियो देख के क्वेश्चन कर लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से याद करना। तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम तुमको दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेना। और ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, पूरी तरीके से दी एंड हो गया। अब तुम लोग खुश हो जाओ। ठीक है, खुश हो जाओ, क्योंकि ये चैप्टर क्या हो गया, डी एंड हो गया। इस चैप्टर का काम खत्म हो गया। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस चैप्टर को कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो तुम लोग अगर अच्छे से करोगे तो तुम्हारा 8 मार्क्स मिल जाएगा। इससे पहले वाला चैप्टर हम लोग परिवेश चिंतन कर दिए थे, वो भी 9 वीडियो में खत्म हो गया। उसको भी तुम लोग देख लेना अगर नहीं देखा है। और ये वाला चैप्टर भी तुम लोग अच्छे से कर ले, जिसके कारण तुम्हारा उधर 5 मार्क्स, इधर 8 मार्क्स, तुम्हारा कितना 13 मार्क्स का कवर हो चुका। अभी हम लोग 13 मार्क्स कवर कर चुके हैं, कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बना के अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहना। जो भी आप किताब को फॉलो करते हो उसका क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होगा जो नहीं आएगा वो हमसे पूछना, कमेंट करना। ठीक है, हम तुमको वहाँ पर रिप्लाई देंगे या वीडियो के माध्यम से तुमको बताने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, उसी दिन तुम्हारा अगला चैप्टर जो तुम्हारा 3rd चैप्टर वो भी स्टार्ट होगा। और साइमल्टेनियसली तुम्हारा जो 5th चैप्टर लाइट है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर अलग अलग मतलब साथ साथ चलेगा। ठीक है, सप्ताह में अब 4 दिन वीडियो आएगा, 2 आएगा तुम्हारा 3 चैप्टर पे, 2 आएगा तुम्हारा लाइट पे आएगा। तो तुम लोग भी डबल मेहनत करना और सबको कंप्लीट करने का कोशिश करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।